बचपन से आपने आयनिक बॉन्ड को कुछ ऐसे पढ़ा है कि एक मेटल थी, मेटल ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए, मेटल केटायन बन गई, एनायन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सॉरी नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो एनायन बन गई। यानी कि एक मेटल है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ये केटायन बन गया, और नॉन मेटल ने इसका इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये एनायन बन गया। So this is cation, this is anion, they have opposite charge। और अब इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है, this attractive force is called ionic bond। तो ionic bond is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal। So ionic bond is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal। ऑब्वियसली ये बॉन्ड तब बनेगा जब कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे, और ये तभी हो सकता है जब उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम हो, यानी कि उस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो हो। और अगर कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बहुत ज्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नॉन मेटल की ज्यादा हो, यानी कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करे और खुश हो जाए हैप्पीली, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो मेटल भी खुश हो जाए। यानी कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होगा, यानी कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा जितनी ज्यादा होगी, यानी कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन सकता है। यानी कि आयनिक बॉन्ड बनने की दो कंडीशंस हो गई। मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी and non-metal should have very high electron affinity। तो इस कंडीशन में, इन कंडीशंस में, these are the conditions, these conditions favor ionic bond। भाई सीधा सा काम है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है नॉन मेटल को, तो मेटल भी खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन दे, नॉन मेटल भी खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन दे। ऐसा तभी हो सकता है जब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो। तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, यानी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी अच्छी चीज है हमारे लिए, तो उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। नॉन मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन डाला तो नॉन मेटल ने हैप्पीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा जितनी ज्यादा होगी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। अल्टीमेटली जो बॉन्ड बन रहा है वो केटायन एनायन में बन रहा है। इसलिए ये जितना मैंने आपके सामने बताया उसको आप 9th 10th में कुछ ऐसा पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सोडियम विच इज मेटल, फ्लोरीन विच इज नॉन मेटल। तो अगर कोई कह दे कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड कैसे बना, तो आप कहते हो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो सोडियम पे चार्ज आ गया +1 और फ्लोरीन पे चार्ज आ गया -1। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इनके बीच की अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है।
आप ऐसे कुछ करते थे, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर सामने क्लोरीन हो जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन के 2 एटम खड़े कर दो मैग्नीशियम के सामने, तो मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो मैग्नीशियम पे चार्ज +2, क्लोरीन पे -1, तो इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो बना देगा MgCl2 कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में केटायन और एनायन में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि केटायन एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन 2 ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल की अट्रैक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between opposite charge particle is called ionic bond। ऐसा कुछ आप 9th 10th में पढ़ते थे, है ना, कि मेटल ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए, नॉन मेटल ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए। पर यह ध्यान रखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ऑल द मेटल should be equal to total number of electron gained by all the non-metal। For example, अगर मैंने आपके सामने ऐसे बोला कि बेरिलियम और नाइट्रोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो आप बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो 1s2 2s2, तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा। तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज करना चाहता है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 3 गेन कर ले, तो 2p6 बन जाएगा लाइक नोबल गैस। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसे तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं बेरिलियम के कितने एटम्स लूं और नाइट्रोजन के कितने एटम्स लूं ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ऑल बेरिलियम शुड बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय ऑल नाइट्रोजन। ये चाहता है 3 लेना, ये चाहता है 2 देना, तो इसके कितने बंदे खड़े करूं, इसके कितने बंदे खड़े करूं ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी टोटल इलेक्ट्रॉन गेन्ड। बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने और नाइट्रोजन ने 3 गेन करने, तो बेरिलियम 2 लूज करना चाहता है, नाइट्रोजन 3 गेन करना चाहता है। तो इनके लिए मैं बोलूंगा तब बड़ा आसान तरीके, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, इसको 3 चाहिए, तो एलसीएम ले लो 2 और 3 का 6, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी 6, टोटल इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी 6। तो इसके लिए 3 बेरिलियम ले लो और 2 नाइट्रोजन ले लो, इसे 3 और 3 6 चाहिए, इसने 2 लूज करने हैं, तो 6 का लॉस 6 का गेन। तो अगर इसे 1 बेरिलियम को 2 लूज करने हैं, नाइट्रोजन को 3 गेन करने हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का टारगेट रख लो। तो 2 नाइट्रोजन खड़े कर दो, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए, इसने 2 लूज करने, तो इसके 3 बंदे दे दो। तो अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे। अब ये बेरिलियम इसे 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम पे चार्ज आ गया +2 और नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया -3। तो यहां पर कितने बेरिलियम लेने पड़ गए, 3, कितने नाइट्रोजन लेने पड़ गए, 2। तो Be3N2 इज आयनिक कंपाउंड, जिसको आप ऐसे पढ़ते हो कि बेरिलियम पे चार्ज +2, नाइट्रोजन पे चार्ज -3, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो, क्योंकि आप 3 बेरिलियम और 2 नाइट्रोजन में नेट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 6, नेट इलेक्ट्रॉन गेन 6 बराबर कर रहे हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो जो बेरिलियम का चार्ज है और जो नाइट्रोजन पे चार्ज है उनको इंटरचेंज करके आप कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो, राइट।
अब अगर कोई आपसे ये कह दे एक आयनिक बॉन्ड बनाओ पोटाशियम और ऑक्सीजन के बीच में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पोटाशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा? ये चेक करो पोटाशियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 1s2, 2s2, 2p4 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6। इसे 2 चाहिए पर ये एक ही देगा, तो मैं पोटाशियम के कितने एटम लूंगा? 2, क्योंकि हर पोटाशियम एक एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा। तो 2 पोटाशियम से एक एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दो, तो के पे आ जाएगा +1 +1, ऑक्सीजन पे -2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पोटाशियम 1 ऑक्सीजन, K2। दैट इज हाउ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड। तो ये वाली सारी चीज आपने बचपन में 9th 10th में पढ़ी भी है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इनके बीच आयनिक बॉन्ड बनवाना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? AlCl3। तब आप क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम मेटल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो अगर ये अपने वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने, क्लोरीन के वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 3s2, 3p5 कॉन्फ़िगरेशन। इसे तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बस। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ये 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो एक एक हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से देगा। तो एल्यूमिनियम 3 प्लस क्लोरीन -1 बन जाएगा। तो आपको एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन 3 लेने पड़ गए। 3 एटम क्लोरीन के, एल्यूमिनियम का 1 एटम विल फॉर्म AlCl3। तो मैं बोलूंगा आयनिक कंपाउंड बनाने के टाइम फॉर्मूला तो बड़ा आसान है। अब की बार आप कहीं भी आयनिक बॉन्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वर्ड कहीं नहीं यूज करोगे कि आयनिक बॉन्ड इज नॉट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा वो जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, दैट्स इट। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जब भी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी उसमें कहीं ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल कुछ नहीं होता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में किसी केटायन को कोई एनायन कहीं से भी अट्रैक्टिव फोर्स दे सकता है, किसी भी डायरेक्शन से। इसलिए आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो पहले एकदम से ये सारा नोट कर लो, फिर मैं इसका अब 11th वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। ये तो मैंने 9th 10th की इंट्रोडक्शन दी। मेघ, मैं तुम्हारे सवाल पे जरूर आऊंगा कि सर AlCl3 तो कोवलेंट था, इट एग्जिस्ट लाइक Al2Cl6। आऊंगा मैं इस टॉपिक पे, ये किसी और स्टूडेंट ने भी पूछा। तो अभी हम आने वाले जस्ट टाइम में इसी क्लास में हम आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे। तो आपको सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब देखेंगे। तो आप जस्ट वेट एंड वॉच, सिर्फ फटाफट नोट करो बोर्ड पे जो लिखा है। ओके,
अब हम यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज, they are generally solid at room temperature. They have very high melting point and boiling point. They are mostly soluble in water but insoluble in organic solvents. Ionic bond, like metallic bond, is non-directional. Ionic compounds are generally hard and brittle. Ionic compounds in solid form are insulator but conduct electricity in molten form or in solution form. Ionic compounds shows isomorphism. मैंने ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज लिखी है ये बेसिकली मैंने शीट से कट कॉपी पेस्ट किया, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दैट्स इट. जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 3 प्रॉपर्टीज. पर ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिखी, आई एम नॉट सेइंग, आई एम श्योर आपने 9th-10th में इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं. कि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, केटायन एनायन में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड होते हैं, उनको ऊपर हथौड़ा लगा वो टूट जाते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, वो मेटल्स की तरह मैलिएबल डक्टाइल नहीं होते, इनमें ब्रिटलनेस होती है ज्यादातर. हिट किया ये टूट गए. आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ऑपोजिट आयंस के बीच में बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं, लाइक नमक पानी में डिसॉल्व कर जाता है. पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व नहीं करते, पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं. हम इस पॉइंट को बहुत डिटेल में करेंगे, हम इस पॉइंट को बहुत डिटेल में करेंगे.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि आयनिक बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बट कोवैलेंट इज डायरेक्शनल। मान लो एक केटाइन, यहां पे एक केटाइन, अगर इस केटाइन के सामने मैंने एनाइन यहां रख दिया तो क्या इनमें अट्रैक्शन नहीं होगी? होगी, ऑब्वियसली होगी। अगर मैंने वो एनाइन यहां रख दिया तो भी तो इनमें अट्रैक्शन होगी। वो एनाइन यहां रख लूं तो भी तो डायरेक्ट अट्रैक्शन होगी। एनाइन यहां रख लूं तो भी तो अट्रैक्शन होगी। यानी कि वन केटायन कैन शो अट्रैक्शन फॉर एनायन, doesn't matter anion is approaching cation from which direction. Cation can show attraction to the anion from any direction. Anion can feel attraction from the cation from any direction. So जब भी कभी ऑपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन की बात होती है तो ये मैटर नहीं करता कि वो दोनों आयंस एक दूसरे को किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए जब आपने कल मेटालिक बॉन्ड पढ़ा था तो हमने मेटालिक क्रिस्टल लैटिस में बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा सराउंड है, तो मेटालिक बॉन्ड में भी कर्नल पॉजिटिवली चार्ज वाले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, ऑपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन था, ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल का। तो अगर किसी फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ऐसा कुछ कल डायग्राम बना के दिया था, कल या परसों वाली क्लास में, अगर मैंने यहां मेटल के केस में एटम रखे, किसी मेटालिक सॉलिड में क्रिस्टल के अंदर मैंने एटम्स इस तरीके से अरेंज किए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एटम की बात करूं ना, इसको अट्रैक्शन ये वाला एटम भी देगा, ये वाला 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 भी देगा। तो इस एटम की अट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि कोई खास डायरेक्शन का एटम ही दे। इसे जो अट्रैक्शन इससे मिल रही है वैसी अट्रैक्शन इससे मिल रही है, इसे जो अट्रैक्शन इससे मिल रही है वैसी अट्रैक्शन इससे मिल रही है। यानी कि मेटालिक बॉन्ड में किसी एटम का अट्रैक्शन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि दूसरा एटम उससे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो। तो मेटालिक बॉन्ड का अट्रैक्टिव फोर्स doesn't depend on the direction in which the two atoms are present. आयनिक बॉन्ड में भी ऐसा ही है। अगर ये मान लो ये केटायन है, केटायन, ये एनायन है, तो वन केटायन कैन गेट अट्रैक्शन फ्रॉम एनी एनायन इन एनी डायरेक्शन। पर जब आप कोवलेंट बॉन्ड करते थे तो वहां पे आप ऐसी बातें करते थे, px कैन फॉर्म ओनली बॉन्ड विद px, px कैन नॉट फॉर्म विद बॉन्ड विद py। इसका मतलब वहां मैटर करता था कि दो ऑर्बिटल की लोब्स किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड। आप तब कहते थे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा वही सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल को एक डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल की लोब ऐसी है और दूसरी ऑर्बिटल की लोब ऐसी है तब भी इनमें सिग्मा बॉन्ड बन जाए, तब तो नहीं हम बातें ऐसे करते थे। तब हम कुछ ऐसी बातें करते थे कि वाटर के केस में वी शेप ज्योमेट्री है, इनके बीच में कुछ एंगल है। जब हम बॉन्ड एंगल की बातें करते थे तब हम ये कह रहे थे हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इनमें लोन पेयर आया, तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल इसके साथ, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल इसके साथ, द टू ऑर्बिटल विल अप्रोच द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एट एन एंगल थीटा। तब हम कहते थे दो ऑर्बिटल इसे 109.5 या 104 डिग्री पे जाके अप्रोच करेंगे। तो जहां बातें डिग्री की आती हैं, बॉन्ड एंगल की आती हैं, मतलब वहां दो ऑर्बिटल का पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करना इंपॉर्टेंट होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, पर ऐसी बातें यहां नहीं होती, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जब दो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल का अट्रैक्शन है, उनको इस चीज का मोहताज नहीं होना पड़ता कि केटायन को एनायन के साथ अगर अट्रैक्टिव अट्रैक्शन दिखानी है तो एनायन इसी डायरेक्शन में, एनायन इसी डायरेक्शन में, एनायन यहां भी होगा तो केटायन का एनायन के साथ अट्रैक्शन होगा। सो अट्रैक्शन बिटवीन द केटायन एंड एनायन कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन। Attraction of kernel with all the mobile electrons, that is not directional dependent.
क्योंकि जब आप यहाँ पूरे कर्नल के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते थे कि पूरे क्रिस्टल के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, भले वो इलेक्ट्रॉन इसका है, पर वो इलेक्ट्रॉन जब उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट बन गया, उस इलेक्ट्रॉन को न जाने कौन कौन सा कर्नल अट्रैक्शन दे रहा था, सारे दे रहे थे। तो डजंट मैटर कि इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर कर्नल इस डायरेक्शन वाला ही अट्रैक्शन देगा। जब सारे कर्नल के इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड का पार्ट बन चुके हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अराउंड उस इलेक्ट्रॉन को, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, एनी कर्नल फ्रॉम एनी डायरेक्शन कैन ऑफर अट्रैक्शन। सो नॉन डायरेक्शनल मेटालिक बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्ड। जहां बातें दो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन की हो गई, दो लोब्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करें, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड में जाके ये मैटर करता है कि दो लोब्स किसी खास डायरेक्शन में अप्रोच करें, वहां बॉन्ड एंगल की बातें होंगी, वहां ज्योमेट्री की बातें होंगी, वहां हाइब्रिडाइजेशन की बातें होंगी। सो दैट इज हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मेटालिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, राइट? So in the metallic bond it's non-directional, ionic bond is non-directional, but covalent bond is directional. Okay. अब आपने ये भी पढ़ा 9th-10th में, जब किसी आयंस की आयनिक सॉलिड की बात होती है, तो सॉलिड में सपोज ये क्रिस्टल लैटिस है, मान लो कि ये केटायन है, ये एनायन, ये केटायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन. So let's say this is anion, this is cation. मान लो इस डायग्राम में मैंने आपके सामने सपोज सोडियम क्लोराइड बना दिया। सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस के टाइम को मैंने दिखाया आपको इस शेडेड के साथ, एंड क्लोराइड आयन को दिखाया मैंने अनशेडेड के साथ। तो आयनिक कंपाउंड्स दे आर वेल अरेंज्ड, ऑल केटायंस एंड एनायंस दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन दिस क्रिस्टल लैटिस. सो ऑल आयंस, सपोज अगर मैं किसी पर्टिकुलर सोडियम आयन की बात करूं, इस सोडियम आयन की, इसको एक एनायन यहां से, 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 हर केटायन को हर तरफ से एनायन ने टाइटली पकड़ा। तो आयंस के अंदर सॉलिड फॉर्म में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, और जब तक आयंस की मूवमेंट नहीं होगी दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So ionic solids are bad conductor of electricity. Solids, because all ions are tightly packed. They cannot move. The moment आप किसी solid को melt कर देते हो, liquid बन गया, तो ये crystal lattice टूट गया. आपने इसे पानी में dissolve कर दिया, crystal lattice टूट गया. अब ions are not bonded with the another ions. Ions are free to move. तो जैसे ions free to move हो गए, कंडक्टेंस शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करंट. तो किसी आयनिक सॉलिड को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना है तो उसके क्रिस्टल लैटिस को टूटना पड़ेगा, ताकि आयंस एक दूसरे की अट्रैक्शन से फ्री होकर मूव करें. एंड दैट मूवमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्रिस्टल गेट्स ब्रोकन. उसके लिए किसी आयनिक सॉलिड को पूरा मेल्ट करके लिक्विड बना दो, क्योंकि यू नो लिक्विड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फ्री टू मूव. या फिर उस आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म में दिया, ताकि आयंस कैन मूव इजीली इन द सॉल्वेंट. सो जब तक आयंस की मूवमेंट नहीं पॉसिबल देयर विल बी नो कंडक्शन. इसीलिए लिखा है कि सॉलिड फॉर्म में तो वो इंसुलेटर है, बट मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में दे आर गुड कंडक्टर. अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ये हम आयनिक बॉन्ड के बिल्कुल लास्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. बस इतना ही पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म नाम की कोई चीज होती है, बट हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट. तो अभी तक हमने आयनिक कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली. सो नाउ आई एम गोइंग टू
स्टार्ट विद बेसिकली 11th क्लास का पार्ट, ये तो सारा 9th वाला पार्ट था। तो अब हम यहां पे प्रॉपर 11th वाली टर्म से आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे कि लाइक एक हायर वर्जन में आयनिक बॉन्ड को हम कैसे स्टडी करते हैं। बाकी ये सारी चीजें कि ये लैटिस बनता कैसे है, ये सब सॉलिड स्टेट का पार्ट है, ये अब 12th में जाके पढ़ने वाले। इसलिए कैसे बना ये क्रिस्टल लैटिस, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करो, वो सब सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले हो आगे जाके। तो जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज की पर्टिकुलर आयनिक बॉन्ड में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 में, हम ये 3 चीजें देखेंगे। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते वक्त कौन सी प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। इसलिए जिनके भी सवाल इस चीज से थे कि वाटर में क्या हुआ, वो डिसॉल्व कैसे हुए, वो सब हम करने वाले। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेंजीन CCF4 में क्यों नहीं डिसॉल्व हुआ, वो हम करने वाले। उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो वेरी फर्स्ट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड के बनने की फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है। व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिसकी 2 कंडीशंस आपने देख ली। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो फॉर द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड बी हाई फॉर द नॉन मेटल। पर सिर्फ ये 2 कंडीशंस फुलफिल नहीं करता एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, और भी टर्म्स है जो उस आयनिक कंपाउंड के बनने में सपोर्ट करती। लेट्स एग्जांपल ले, मान लो मैं सोडियम और क्लोरीन से मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहा हूं, दिस इज आयनिक सॉलिड। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बने, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बने। पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ध्यान रखो, दिस इज इन द गैस फेज, दिस इज इन द गैस फेज। रियलिटी में आपका सोडियम सॉलिड, पर जब आप बातें करते हो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका मतलब कि पहले सोडियम को वेपर फेज में लाना पड़ेगा। एक बार अगर वो वेपर फेज में आ गया, तो अब उसका इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सोडियम विल एब्सॉर्ब एनर्जी, और जब कोई एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो वो अपने आप को अनस्टेबल करेगा। तो इस स्टेप में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त एनर्जी एब्सॉर्ब की है, तो बेसिकली दिस स्टेप इज एंडोथर्मिक। यहां का डेल्टा H पॉजिटिव है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अगेन बात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आ गई। तो डेफिनेशन थी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल गैसियस एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। यानी कि यहां भी बातें इसके गैस फेज की हो रही है। इसलिए यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है, which is negative here, that is its electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy of chlorine. एक बार अगर ये गैसियस केटायन बन गया और ये गैसियस एनायन बन गया, इनके बीच का अट्रैक्शन, 2 ऑपोजिट आयंस के बीच का अट्रैक्शन उनको सॉलिड फॉर्म में लेके आएगा। अब केटायन और ये एनायन जब गैस फेज में ज्वाइन करके एनर्जी लूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, एनर्जी रिलीजेस।
तो जो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को रिलीज करने के बाद ये सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में आ गया, लो एनर्जी स्टेट में आ गया, क्योंकि सॉलिड्स आर मोर स्टेबल देन द गैस. Solid have less energy than the gaseous form. So when the two ions attract each other, energy is released. And during that energy releasing process, solid is formed from the gaseous ions. Then how much energy is released? That is called lattice energy. तो बेसिकली हमारे 11th के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांट टू मेक इट clear that you should be familiarized with the term lattice energy. What is the meaning of lattice energy? Amount of energy releases when 1 mole ionic solid gets formed from given number of moles of gaseous cations and gaseous anions is called lattice energy. किसी आयनिक सॉलिड के 1 मोल कंपाउंड को बनाने के लिए गैसियस आयंस के कितने भी मोल्स हो, मे बी 1 मोल 2 मोल 3 मोल, पर जब वो कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करते हैं, जब वो आयनिक सॉलिड बनता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? हमेशा रिलीज कब? जब आयनिक सॉलिड बन रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि ऑपोजिट आयंस विल अट्रैक्ट. So how much energy is released when 1 mole ionic solid is formed from its gaseous ions? This energy released is called lattice energy. और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ये नेगेटिव नंबर होगा, उतना आयनिक सॉलिड स्टेबल कहलाए. तो अगर मुझे किसी आयनिक सॉलिड को स्टेबल बनाना है, तो मेरे ये तीनों स्टेप के डेल्टा एच का सम शुड बी वेरी नेगेटिव. तीनों स्टेप का डेल्टा एच का सम शुड बी वेरी नेगेटिव. सो वी वांट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, enthalpy of formation of ionic solid, which is sum of these 3 terms. बेसिकली यहां और भी टर्म्स हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला. देयर आर इवन मोर नंबर ऑफ टर्म्स, बट जो मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे मैं यहां पे बोलूंगा कि मेरा कंपाउंड तभी बन पाएगा अगर वो स्टेबल हो. स्टेबल होने के लिए उसकी नेट एनर्जी डिक्रीज करे, यानी कि उसके बनते वक्त ओवरऑल एनर्जी लूज हो, एक्सोथर्मिक हो. आई वॉन्ट दिस टर्म शुड बी वेरी नेगेटिव, जिसका ये वाला हिस्सा आयनाइजेशन एनर्जी वाला हिस्सा पॉजिटिव है, जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला हिस्सा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर ये वाला हिस्सा हमेशा नेगेटिव होगा. अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आप क्या चाहोगे कि जितना ये नेगेटिव नंबर हो, बड़ा नंबर हो, नेगेटिव में ज्यादा हो, ये नेगेटिव में ज्यादा हो और ये प्लस में कम हो. तो कोई आपसे ये कह दे कि आयनिक कंपाउंड के बनने की मेन इंपॉर्टेंट 3 फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, यानी कि लेस पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर. तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर का मतलब मोर नेगेटिव हो, यानी कि लेस पॉजिटिव हो, लेस पॉजिटिव बट मोर नेगेटिव. लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी नेगेटिव. इसलिए जितना ये नंबर नेगेटिव होगा, इसका मतलब है इसके बनते वक्त खूब सारी एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि ये कंपाउंड स्टेबल से स्टेबल बनेगा. यानी कि किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसके लिए उसकी फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी लूज हुई.
जितनी ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, तो अब एनर्जी लूज करने के बाद उसकी खुद की एनर्जी घट चुकी है, तो वो स्टेबल हो चुका है। तो ऐसा होने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी वाला पॉजिटिव टर्म छोटा होना चाहिए और ये नेगेटिव टर्म्स बड़े होने चाहिए। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस। यानी कि ये नंबर कम से कम पॉजिटिव हो, ये नंबर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो, ये नंबर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो। ये नंबर हर बार नेगेटिव होगा क्योंकि ऑपोजिट आयंस ऑलवेज अट्रैक्ट। पर अगर आपको ध्यान हो, मैंने इसके लिए बोला पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप याद करो, कुछ एटम्स ऐसे होते थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, लाइक नोबल गैस, बेरिलियम, मैग्नीशियम। जब हमने एक राइम की थी, नाना नानी मांगने गए बाजार में, कुछ ऐसा करके, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, उनकी तो पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एंडोथर्मिक होती थी, अगर आपको याद आए तो अगर ये वाला एटम कोई ऐसा एलिमेंट हो लाइक नोबल गैस, नाइट्रोजन, जिनका पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त ही रिपल्शन शुरू हो जाता था और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहली बार ही पॉजिटिव हो जाती थी, तो ऐसे केस में हम चाहेंगे कि वो लेस से लेस पॉजिटिव। और मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता था पहली बार, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता था। तो मैं कहूंगा उस केस में ये टर्म ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव है। यानी कि किसी आयनिक कंपाउंड के बनने की 3 फेवरेबल कंडीशन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी should be more negative, and lattice energy should be more negative, ताकि ओवरऑल इन तीनों टर्म्स का सम नेगेटिव ज्यादा है, तब मैं कहूंगा कि मेरा आयनिक कंपाउंड स्टेबल बना। तो हमने 3 कंडीशंस देखी कि किन किन कंडीशंस में आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो, तो फिर साथ के साथ लैटिस एनर्जी शुड बी इवन मोर नेगेटिव। तो अब अगर कोई हमसे ये पूछे इसमें, जो कि हम पहला वाला जो मेन टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे आपको लैटिस एनर्जी टर्म से अभी कंफर्टेबल कराना है। सबसे पहले तो मुझे आपको ये चीज सिखानी है, अगर कोई आपसे ये पूछे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लैटिस एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लैटिस एनर्जी, और आपको ऐसे कोई 4 स्टेप्स दे दिए जाए, लाइक मैग्नीशियम 2 प्लस गैस, O2 minus gas producing MgO solid, Na positive gas, Cl minus gas producing 2 NaCl solid, calcium 2 plus aqueous, 2Cl minus aqueous, CaCl2 solid, 2Al3 plus gas, 3O2 minus gas प्रोड्यूसिंग Al2O3 सॉलिड। और आपसे पूछा कि इन 4 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप्स लैटिस एनर्जी के बारे में बता रहे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इन 4 स्टेप्स में कौन सा प्रोसेस लैटिस एनर्जी के बारे में बता रहा है। Which of the following represents lattice energy?
You can have more than one correct answer. You can have more than one correct answer. इसलिए प्लीज ध्यान से देखो, आपके सामने मैंने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन का एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ के आंसर करो. Amount of energy released when 1 mole ionic solid gets formed from given number of moles of gaseous cations and gaseous anions. Amount of energy released when 1 mole of ionic solid gets formed from given number of moles of gaseous cations and gaseous anions. तो मैं मैक्सिमम टाइम अभी तक बच्चों का आंसर सुन रहा हूं. मैक्सिमम आंसर्स ए बी डी, किसी ने कहा AC D, किसी ने कहा ऑल. तो अब मैं यहां आंसर बता रहा हूं. दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर. आंसर इज A and D. जिनका ठीक हुआ है बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश. जिनको गलती लगी है बी ऑप्शन में, तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, चैट से ज्यादा सुना करो. स्टॉप चैटिंग. अभी बता रहा हूं, बी ऑप्शन में ध्यान से देखो. सबसे पहले तो आपके पास केटाइन और एनाइन गैस फॉर्म में है, ये बात तो ठीक है. पर बेटे सेकंड ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपने देखा नहीं, 2 मोल सॉलिड बना दिया. प्रोडक्ट में 2 मोल NaCl सॉलिड है, तो कंडीशन ये है कि 1 मोल आयनिक सॉलिड होना चाहिए. 1 मोल आयनिक सॉलिड, 2 मोल नहीं. तो ये नहीं कहना कि 2 तो हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा. वो ये दिखाने के लिए दे दिया आपको कि 2 मोल गैसियस आयंस, 2 मोल गैसियस आयंस एनाइन के साथ मिलके 2 मोल आयनिक सॉलिड बन रहे हैं. उसके लिए ये दिमाग नहीं लगाना चलो सर 2 कैंसिल कर दो हर तरफ से. नो, दैट इज रॉन्ग. सी ऑप्शन में तो आपने क्लियरली पकड़ लिया कि आयंस को गैसियस फॉर्म में होना चाहिए था, एक्वस क्यों दे दिया? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए था आयंस को, कैल्शियम 2 प्लस Cl माइनस गैसियस फॉर्म में होना चाहिए. लेकिन डी ऑप्शन में देखो, गैसियस केटाइंस एंड आयंस हैं, एल्यूमिनियम 3 प्लस का कोएफिशिएंट 2 3 कुछ भी हो, परंतु Al2O3 सॉलिड का तो 1 मोल बनाना, 1 मोल बनाना, वो बात बिल्कुल ठीक है. इसलिए अगर कोई कह दे ना कि बी क्यों गलत है, क्योंकि लैटिस एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो कंडीशन लगाते हैं 1 मोल आयनिक सॉलिड के बनते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हुई. तो वहां तो 2 मोल एनर्जी, 2 मोल सॉलिड बन रहा है, तो एनर्जी रिलीज डबल हो जाएगी लैटिस एनर्जी का. यानी कि अगर कोई मुझे ये कह दे ना, मैं आपको बी के बारे में क्लैरिटी देना चाह रहा हूं. अगर मैंने ऐसे लिखा है, तो अब इस स्टेप में अगर एनर्जी रिलीज -10 हुई है, यानी कि 10 किलो जूल रिलीज हुए, ये 1 मोल के लिए, 1 मोल सॉलिड को बनाने के लिए 10 किलो जूल पर मोल. किसके पर मोल? सॉलिड के पर मोल. तो ये 10 किलो जूल लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड है. पर जब ऐसे लिख दिया 2, तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है वो -10 इंटू 2 है, -20. 20 लैटिस एनर्जी नहीं कहला रही, 20 इज लैटिस एनर्जी फॉर 2 मोल. टोटल एनर्जी रिलीज इज 20, पर लैटिस एनर्जी वर्ड उस 10 नंबर के लिए साइन किया, क्योंकि 1 मोल NaCl के लिए तो 10 किलो जूल रिलीज होगी. तो 20 रिलीज हो रही है, दैट इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड. तो जब लैटिस एनर्जी वर्ड आएगा तो वो पर मोल सब्सटेंस के लिए 10 नंबर है लैटिस एनर्जी. दैट इज द मीनिंग कि आप 2 कैंसिल नहीं करोगे. अब ए ऑप्शन में यहां पर ये बिल्कुल ठीक था,
1 मोल सॉलिड बन रहा है और ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट होंगे। ए ऑप्शन में तो कोई गलती नहीं है, डी ऑप्शन में कोई गलती नहीं, क्योंकि 1 मोल सॉलिड बन रहा है। अगर मैंने आपके सामने लिखा लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3 सॉलिड इज लेट अस सपोज 500 किलो जूल पर मोल, ये मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये डाटा दिया Al2O3 का 1 मोल बनाने के लिए, सॉलिड का बनाने के लिए, किससे? उसके गैसियस केटायन एनायन से। उनके कितने भी मोल्स हो उससे नहीं कोई फर्क। 1 मोल सॉलिड बनाते वक्त टोटल एनर्जी रिलीज -500 हुआ। पर अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कह दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसे 4 बनाया, इसे 6 बनाया, तो अब ये 2 मोल बन रहे हैं। तो 2 मोल के टाइम पे ये नंबर भी बदल जाएगा। अब टोटल एनर्जी रिलीज होगी -1000। तो 1000 विल बी द लेटेस्ट एनर्जी फॉर 2 मोल Al2O3, नॉट फॉर 1 मोल Al2O3। इसलिए 1 मोल Al2O3 के लिए तो 500 किलो जूल है, इसलिए मैंने यहां अंडरलाइन किया था 1 मोल। तो लेटेस्ट एनर्जी को पहचानते वक्त ये डिसीजन इस तरीके से लेना कि 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज अगर मैंने आपको ऐसे लिख के दिया, ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने आपको ऐसे लिख के दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड 1 मोल डिसोसिएटिंग टू फॉर्म Mg2 प्लस गैस प्लस O2 माइनस गैस, और अगर मैंने ये प्रोसेस ऐसे लिख के दी, तो बच्चों यहां 1 मोल सॉलिड बन रहा है। किससे बन रहा है? अपने ऑपोजिट चार्ज आयन से। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि 2 ऑपोजिट चार्ज आयन में अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी माइनस में। और क्योंकि 1 मोल MgO बना तो जो एनर्जी रिलीज हुई मान लेते हैं -100 किलो जूल पर मोल। किसका पर मोल? पर मोल ऑफ दिस सॉलिड। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये 100 का नाम, मैग्नीट्यूड का नाम लैटिस एनर्जी है। अगर मैंने इस रिएक्शन का उल्टा लिख दिया तो अब इसका मतलब है 1 मोल सॉलिड को आयंस में ब्रेक करना है। तो सॉलिड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो यहां का डेल्टा H सेम +100 हो जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा ये जो 100 नाम है, 100 फिगर का नाम, वो लैटिस एनर्जी है। पर फर्क कितना है? इस प्रोसेस में जो लैटिस एनर्जी का अमाउंट है वो एब्जॉर्ब होगा और यहां लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए अगर कोई आपसे ये कह दे कि क्या लैटिस एनर्जी टर्म हमेशा एक्सोथर्मिक होती है? नहीं। अगर तो आयनिक कंपाउंड बन रहा है अपने आयन से तब ये एक्सोथर्मिक होगी, नेगेटिव टर्म। लेकिन अगर आप 1 मोल सॉलिड को ब्रेक करके उसके आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तब ये वही लैटिस एनर्जी टर्म मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगी पर साइन पलट जाएगा, तब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। यानी कि अगर मैंने इस प्रोसेस में आपके लिए ऐसे बोला तो अगर कोई मुझे ये कह दे this is gas, 1 mole solid is being formed from opposite charge ions, energy releases because attraction of opposite charge ion will release energy, exothermic process. This is let's say -500 suppose, तो मैं कहूंगा lattice energy of Al2O3 is
500। लिखते वक्त मैंने ऐसे बोला, मैंने कोई साइन नहीं लगाया। अब अंडरस्टूड होगा कि ऑडियंस समझ जाएगी कि जब ये बनेगा तो 500 किलो जूल रिलीज होंगे, और अगर इसका 1 मोल सॉलिड इसी के गैसियस केटायंस और गैसियस एनाइंस में ब्रेकअप करना हो, अब इस सॉलिड को उसके आयंस में ब्रेक करना है, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड इन 1 मोल सॉलिड। तो अब की बार इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच प्लस 500 किलो जूल है। तो अब की बार मैं बोलूंगा इस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो भी लैटिस एनर्जी, बट द लैटिस एनर्जी विल बी एंडोथर्मिक हियर, एक्सोथर्मिक हियर। सो लैटिस एनर्जी टर्म कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। जितना कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कंपाउंड, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो लैटिस एनर्जी विल बी मोर पॉजिटिव। जितना कोई कंपाउंड स्टेबल बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो आयनिक कंपाउंड का बनना, अगर आयनिक कंपाउंड स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो उसके बनते वक्त ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा आयनिक कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए आयनिक कंपाउंड के बनने की फेवरेबल कंडीशन में आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर नेगेटिव, लैटिस एनर्जी शुड बी मोर नेगेटिव, मतलब उसके बनते टाइम एनर्जी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। तो लैटिस एनर्जी के बारे में ये क्लैरिटी देनी थी। तो जब जब कभी भी कोई कंपाउंड बनेगा, फॉर्मेशन होगा, तो लैटिस एनर्जी का साइन नेगेटिव आएगा। जब जब आप उस कंपाउंड को ब्रेक करके आयंस में लेके आओगे, तब लैटिस एनर्जी पॉजिटिव आएगी। बट our topic is factors which affect lattice energy। आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आने वाले कि आपको 4 या 5 आयनिक सॉलिड दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किसकी लैटिस एनर्जी कम है। तो लैटिस एनर्जी को किससे मतलब है? दो ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच के अट्रैक्शन से मतलब है। अगर मुझे इनके बीच की अट्रैक्शन ज्यादा करनी है, तो अट्रैक्शन ज्यादा कब होगी? जब इनमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, इन पे नेगेटिव चार्ज कम हो। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ज्यादा अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होने का मतलब कि लैटिस एनर्जी इज हाई। तो पहली चीज तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन। अगर Q पॉजिटिव चार्ज केटायन पे है, Q नेगेटिव चार्ज एनायन पे है, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ केटायन एंड एनायन जितना ज्यादा होगा, उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑब्वियसली जितने ये दूर होंगे उनका अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा, जितने ये पास होंगे उनका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना दो ऑपोजिट आयंस में, तो डिस्टेंस ऑफ द आयंस, डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, वी काउंट इट लाइक रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। यानी कि मैं ऐसा दिखा रहा हूं, छोटा केटायन बड़ा एनायन, ये तो हमेशा रहेगा। केटायन एनायन में एनायन बड़ा ही होता है। जितना केटायन बड़ा कर दूंगा, जितना एनायन बड़ा कर दूंगा, तो अब इनके सेंटर टू सेंटर ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ गई। ये छोटे छोटे केटायन थे, छोटे एनायन थे, इनके बीच का डिस्टेंस कम था। तो जितना एनायन का रेडियस बढ़ा, जितना केटायन का रेडियस बढ़ा, एनायन बढ़ा या केटायन? पर अगर दो तरह के आयनिक सॉलिड हो, जितने बड़े बड़े केटायन एनायन के साइज होंगे, उनके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगी, लैटिस एनर्जी घटेगी,
as this distance increases. So lattice energy is proportional to product of the charges, inversely proportional to size of the ion. इसलिए कई बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, arrange the following in increasing order of lattice energy. Let's say for example आपको ऐसे पूछ लिया NaCl, MgO, aluminium nitride, NaCl, NaBr, NaI, lithium fluoride, sodium fluoride, potassium fluoride, sodium oxide, sodium sulfide, calcium oxide, beryllium fluoride, magnesium chloride, magnesium oxide. मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि लैटिस एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो हम जब भी बात करेंगे हम ऑपोजिट चार्ज आयंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आप रखोगे तो प्रोडक्ट का साइन तो नेगेटिव आएगा. हम सिर्फ लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे, इसलिए जब आप चार्ज ऑफ केटाइन और चार्ज ऑफ एनायन का प्रोडक्ट करोगे तो आप साइन इग्नोर कर दोगे, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखो. जैसे सोडियम और क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 + 1, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -1 आएगा. मैग्नीशियम का फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, एल्यूमिनियम का +3, नाइट्रोजन का -2. तो ऑक्सीडेशन नंबर आई होप कि आपको निकालना. बेसिकली हम ये उनके चार्ज लिख रहे हैं, वैलेंसियां लिख रहे हैं. तो अगर मैं इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखूं तो मैं 1 × -1 नहीं देख रहा, मैं देख रहा बस 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3. जितना ये प्रोडक्ट ज्यादा होता जाएगा उतना इस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. तो आगे से लैटिस एनर्जी विल इंक्रीज. पर आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 के केटायंस पर हमेशा +1 चार्ज रखना है, ग्रुप 2 के केटायंस पे +2 चार्ज रखना है, यानी कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल. मैक्सिमम केसेस में हैलोजन पर -1 चार्ज रखना है आयनिक कंपाउंड के केस में. ऑक्सीजन ज्यादातर -2 चार्ज की फॉर्म में दिखेगा आपको. नाइट्रोजन मोस्टली -3 स्टेट में दिखेगा. एल्यूमिनियम फिक्स +3 स्टेट में दिखेगा. तो बाय चांस आपको किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं ध्यान में रहे तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए. सोडियम का +1, क्लोरीन के -1 निकाल दो चाहे एक्स के मेथड से. +1 + x = 0, +2 x मान के इसका निकाल दो, इसका फिक्स है +3, इसका निकाल दो. तो फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की 1 × 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, मैग्नीट्यूड देख लिया. अब अगर मैं अगले में देखूं, सोडियम का फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स +1, तो अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, +1, -1, +1, -1. अब पहले प्रोडक्ट देख लें, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज. तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज में 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1. तो आपको ये पॉइंट हेल्प नहीं कर रहा. जब तक आपको इस पॉइंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही तब तक आप तभी उसके बाद सेकंड पॉइंट पे जाओगे. अगर आपको कभी इस पॉइंट ने हेल्प कर दी फिर इसे ही देखो, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी. अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम हो गए, तो अब ये हेल्प नहीं कर रहा. अब मैं देखूंगा साइज.
अब देखो सोडियम तो फिक्स है, तो बचा क्या, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। डाउन द ग्रुप क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो आयोडीन का साइज बड़ा है, एनाइन का साइज बड़ा है, एनाइन का साइज छोटा है। तो जहां छोटा साइज होगा वहां लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो ऑर्डर विल बी दिस। अब अगर मैं आगे देखूं, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स, क्लोरीन -1, सोडियम +1, क्लोरीन -1, +1, -1। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1। तो अब मैं देखूंगा साइज, किसका साइज सेम है, क्लोराइड का साइज सेम है, यहाँ पे क्लोराइड कॉमन है, तो इसका साइज तो बदल नहीं रहा, ये नंबर फिक्स है। पर केटाइन का साइज लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम बड़ा होता जा रहा है। जितना साइज बड़ा होगा लैटिस एनर्जी घटेगी, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, इसकी लैटिस एनर्जी कम। अगर मैं यहां देखूं तो सोडियम का फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का निकालोगे -2 आएगा। लाइक एक सोडियम का +1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का x = 0, x is -2। तो एक सोडियम का +1, एक ऑक्सीजन का -2, तो मैं प्रोडक्ट में 2 काउंट कर रहा हूं। यहां 2 सोडियम है, बेसिकली 2 सोडियम का +1 और एक ऑक्सीजन का -2, तो मैं जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, या लाइक 1 into 1 into 2। तो बेसिकली मैं ऐसे नहीं देख रहा हूं, ये ऐसे कॉम्प्लिकेट करते थे कई लोग पढ़ाते हुए। मैं सिंपल ये बोलूंगा, एक केटाइन का चार्ज और एक एनाइन का चार्ज का प्रोडक्ट देख लो बस, 1 into 2, दैट्स इट। 2 सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो सल्फर का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया विच इज -2। तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 into 2, 2, 1 into 2, 2, 1 सोडियम का चार्ज, 1 सल्फर का चार्ज, प्रोडक्ट इज सेम। नाउ साइज, सोडियम इज सेम, पर ऑक्सीजन से सल्फर में गए, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस इन पीरियोडिक टेबल। तो सल्फाइड का आयन, सल्फर का साइज, सल्फाइड का आयन बड़ा है, तो लैटिस एनर्जी कम है, तो इसकी लैटिस एनर्जी घट गई। अब अगर मैं यहां देखूं, कैल्शियम का फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2, बेरिलियम का +2, तो क्लोरीन का आप निकाल सकते हो +2 + 2x = 0, x is -1, क्लोरीन का -1। तो अब मैं यहां प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ 1 केटाइन एंड 1 एनाइन देख रहा हूं, -1 into 2, 2 -2 into 2, बट मैग्नीट्यूड, तो ये 4 और ये 2 चार्ज ने हेल्प कर दी, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। अगर मुझे यहां कंपेयर करना है, मैग्नीशियम पे +2, तो क्लोरीन पे -1 आएगा, मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2 आएगा। सेम 2 into 1, 2, 2 to the 4, तो जिसके लिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा आ गया, लैटिस एनर्जी ज्यादा। राइट, समझ आ गया होगा कि कैसे लैटिस एनर्जी कंपेयर करनी है। ओके, दिस इज सो सिंपल टू कंपेयर लैटिस एनर्जी। तो अगर किसी ने आपको ऐसे दे दिया MgO Al2O3 सोडियम ऑक्साइड, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना। तो आप मान लो इसका नंबर 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, और मैं आपके सामने चॉइसेस रख लूं। Which order is correct? Which order is correct? So correct answer will be 2. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज +2, ऑक्सीजन का -2, एल्यूमिनियम के लिए +3, ऑक्सीजन के लिए -2, इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे, सोडियम के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -2। तो यहां पर आप प्रोडक्ट देख सकते हो, 2 to the 4, 3 to the 6, 1 to the 2। तो Al2O3 की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, देन MgO के लिए, देन सोडियम ऑक्साइड के लिए।
तो लैटिस एनर्जी को प्रिडिक्ट करना बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है। पर ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट फॉर्म में आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी। पर कई बार ये क्वेश्चन एक डिफरेंट लैंग्वेज में आएगा। अब वो मैं लैंग्वेज बताने लगा हूं, उसमें करना बिल्कुल यही है जो सेम है, पर वो क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। पर अगर कभी आपको ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान भी है और ट्विस्टिंग भी है। राजेश, अभी टाइम नहीं हुआ पहली क्लास का खत्म होने का, इसलिए स्टॉप चैटिंग। सबसे पहले अब ध्यान से सुनो, यदि कभी क्वेश्चन थर्मल स्टेबिलिटी का आ जाए, इसका मतलब क्या है? किसी कंपाउंड को, किसी आयनिक कंपाउंड को डीकंपोज करने के लिए किस टेम्परेचर तक हीट करना है? कोई आयनिक कंपाउंड कितने टेम्परेचर तक हीट करने के बाद डीकंपोज कर जाए? डीकंपोज करने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। यहां पे हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक आयनिक सॉलिड है, पर जब मैं इसे किसी टेम्परेचर से ज्यादा लिमिट तक, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से, एक सर्टन टेम्परेचर से, लेट से 500 डिग्री से अगर मैं ज्यादा हीट कर देता हूं, तो ये डिसोसिएट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना देता है। ऐसी रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी होगी। दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कोई कंपाउंड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करने के बाद वो डीकंपोज करके कुछ नई चीजें बना लेगा। तो इस टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, किसी सॉलिड को ये करने के लिए अगर 1000 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और किसी सॉलिड को ऐसा करने में 200 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जो कम टेम्परेचर पर ही डीकंपोज कर जाएगा वो कम थर्मली स्टेबल गिना जाएगा। जिसको डीकंपोज करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल गिना जाएगा। तो किसी आयनिक कंपाउंड को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री से ज्यादा, पर अगर यही मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, ये एक आयनिक सॉलिड, इसको यही काम करने के लिए ये टेम्परेचर 800 डिग्री से भी ज्यादा लेना पड़ता, तो मैं कह दूंगा कि सोडियम कार्बोनेट इज मोर थर्मली स्टेबल। तो थर्मली स्टेबल का मतलब कि किसी कंपाउंड को कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि वो डीकंपोज करके कुछ और बना ले। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके। तो मैं ये कह रहा था, जस्ट 4 या 5 मिनट्स में मैं आपको छोड़ रहा हूं, हमारी पहली सेशन का टाइम होने ही वाला है। किसी कंपाउंड को, ध्यान से सुनिए, किसी कंपाउंड को किस टेम्परेचर तक हीट करें ताकि वो डीकंपोज करके कोई नया कंपाउंड बनाए। तो आपको कोई टेम्परेचर नहीं पूछने वाला, आपको ये पूछा जाता है कौन थर्मली ज्यादा स्टेबल है, कौन थर्मली कम स्टेबल है। तो इस थर्मल स्टेबिलिटी के सवाल का आंसर 2 तरीकों से होता है। कैसे? ये चीज जरूर ध्यान से सुननी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर प्रिडिक्ट करने के दो तरीके हैं, उसमें से एक तरीका क्या है, अगर आपका एनायन मोनो एटॉमिक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहां एनायन था Cl माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, लाइक Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O2 माइनस, सल्फर 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, मतलब जो एनायन है वो सिंगल एटम मोनो एटॉमिक है। तो उन कंपाउंड्स में ये देखा जाता है जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होता है वही उनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। पर ये रूल तभी लगता है जब आप किसी एनायन को मोनो एटॉमिक देखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई मुझे ये कह दे ना, ध्यान से समझना, लिथियम फ्लोराइड, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, लिथियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, अगर इसको कोई टेम्परेचर चाहिए T1 जिसपे ये डीकंपोज करके लिथियम और फ्लोरीन गैस बना रहे, और सोडियम फ्लोराइड किसी T2 टेम्परेचर तक हीट करने पे सोडियम सॉलिड और फ्लोरीन गैस बना रहे। तो अगर कोई मुझे पूछे लिथियम फ्लोराइड के लिए ऐसा करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना होगा या सोडियम फ्लोराइड को ऐसा करने के लिए T2 टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि किसका एनायन कौन है। एनायन, अगर एनायन मोनो एटॉमिक है तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, और अगर लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब होगा कि लिथियम फ्लोराइड हाई टेम्परेचर मांगेगा ऐसा करने के लिए। लेकिन मतलब लिथियम फ्लोराइड को ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करोगे तो ऐसा होगा, सोडियम फ्लोराइड इसके कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पर ही डीकंपोज कर जाएगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन थर्मल स्टेबिलिटी का हो और यदि एनायन मोनो एटॉमिक हो तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। इसलिए ये क्वेश्चन आपने जो किया ना, ये जो ऑर्डर आपने सीखे थे, ये 5-6 एग्जांपल, ये लैटिस एनर्जी के भी थे और थर्मल स्टेबिलिटी के भी थे, क्योंकि इन सब एग्जांपल में आप एनायन देखो, Cl माइनस मोनो एटॉमिक, Br माइनस मोनो एटॉमिक, I माइनस मोनो एटॉमिक। एनायन के पैरों में कहीं मैंने 1 2 3 4 नहीं लगाया, हर बार ऑक्साइड एक है, सल्फाइड एक है। फ्लोराइड के पैरों में भले 2 आ गया, पर आप जानते हो कि यहाँ बेरिलियम पे चार्ज +2 है और ईच क्लोरीन इज कैरिंग -1, पर इंडिविजुअल एनायन इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। भले 2 क्लोरीन है पर मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज, पर 2 क्लोरीन -1 -1, तो इट इज मोनो एटॉमिक एनायन। मोनो एटॉमिक एनायन, और जहां मोनो एटॉमिक एनायन तो वहां जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का होगा वही ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का होगा। तो इसी से मैं बोलूंगा कि ये जो आपने ऑर्डर किए ये लैटिस एनर्जी के भी हैं, ये इन कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी के भी है। So with this, our first session is over. So after half an hour, we will be meeting for the second session. Thank you so much. So we are meeting at 2 o'clock.